ये जंग अब खतरनाक रुख ले रही है, क्योंकि है ये कि ना ये हारना चाहते हैं ना वो हारना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पुतिन जीते और पुतिन नहीं चाहता कि ये जीते। इनकी जीत का मतलब ये पुतिन के लिए तो बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल है, यानी उसका मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप तो उसके मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन से अमेरिका कभी खुश नहीं था कि एक मरकज बन जाए। वो यही चाहता था कि हमारे एक एक करके कि सब हमारे कंट्रोल में रहे। अगर मरकज बन जाएंगे और एक मुस्तहकम एक चीज हो जाएगी तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो। पहले तो आप 20,000 फौजियां आपने अंदर डाल दी इजराइल ने, और तमाम हेलीकॉप्टर्स और ये वो। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि इससे काम नहीं बनेगा तो निकले। फिर आपने हाथ मिलाया महमूद अब्बास, फिर कहा तुम चलो अंदर। तो महमूद अब्बास वो काम कर रहे हैं जो कि इजराइल नहीं कर पाया। अब देखिए खेल क्या है तुर्की का। वो पुतिन को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता, कम करना चाहता है। अयातुल्लाह खामेनी को भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता, कम करना चाहता है। उसका काम यह है कि मेरी गुंजाइश बनी रहे। ये लोग अगर बहुत आगे बढ़ गए तो फिर मेरा रोल क्या है। ये इतना आसान काम नहीं कि आपको इन्होंने कुरान जला दिया और आपको गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे जो स्कीम है उसको समझिए, क्योंकि इसके पीछे तंजीमें बड़ी हैं। ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। हुकूमतें इनको इजाजत दे रही हैं और ये फरोग दिया और मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी एक स्कीम है। अगर ये स्कीम है, टारगेट ये इसको बनाओगे तो क्या और टारगेट्स जो हैं वो कम न हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं और जानेंगे कि दुनिया भर में जो बड़े वाकयात हो रहे हैं उनको वो किस तरह से देखते हैं। सईद नकवी साहब एक लंबे अरसे से, लंबा अरसा भी कहा गया, तकरीबन 60 साल से पत्रकारिता करते हुए 110 मुल्कों का सफर, कई किताबें, बहुत से बड़े टॉप वीआईपीज जो दुनिया के रह चुके हैं उनके इंटरव्यूज, एक तजर्बात का भंडार है सईद नकवी साहब के पास। और जिस तरह से उनकी मेमोरी, जितना उनका शार्पनेस इंफॉर्मेशन की है, वो बहुत ही एग्जेम्पलरी है। आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक तो ये कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अगले हफ्ते तुर्की का दौरा करने वाले हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान अभी रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूएई का भी दौरा किया है। दूसरी तरफ स्टॉकहोम में जो कुरान की दूसरी बार बेअदबी हुई है, उसके बाद इराक ने अपने यहां से एम्बेसडर को बाहर किया और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सभी मुस्लिम मुल्कों को, अरब मुल्कों को चाहिए कि इराक की तरह ही स्वीडन के एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दिया जाए। उधर यूक्रेन जंग एक नए मोड़ पर है। वहां जो एग्रीमेंट था रूस और यूक्रेन के बीच, जिसमें तुर्की ने अहम रोल अदा किया था, अब वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। यानी वहां से दोनों मुल्क गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, यूक्रेन भी और रशिया भी। वहां से अगर एक्सपोर्ट बंद होगा तो दुनिया भर में उसका क्या असर होगा, उस पर बात करेंगे। चलते हैं सईद नकवी साहब के पास। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि सबसे पहले, चूंकि अभी जिस तरह से इजराइल में सरकार के सामने चैलेंजेस हैं, एक तो ये कि वहां उनके खुद जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में क्राइसिस है। पिछले दिनों जनिन में उन्हें फौजी ऑपरेशन करना पड़ा, 48 घंटे में वहां से बाहर जाना पड़ा। कई किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन है। इस बीच में तुर्की ने नेतन्याहू और महमूद अब्बास को क्यों बुलाया होगा, क्या कुछ है?
देखिए साहब, ऐसा है कि वहीं पहुंचती है यारो कहीं से बात चले। ये सब खलफिशार जो है, ये हम कई दफे कह चुके हैं, इसकी बुनियाद, इसकी नींव, इसकी नाभि जो है वो यूक्रेन की जंग है। और वहां से अगर हम अपना नजर हटा लेंगे तो ये नब्ज जो है, ये जिसपे कि हमारी उंगलियां भी हैं, ये फिर डूबने लगेगी। हम मरीज का सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए। देखिए अभी क्या हुआ है। एक तो विल्नियस में एक नेटो की समिट हुई 4 तारीख को। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वहां इनको कुछ नहीं मिला, जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। उनसे ये कहा गया कि बेटा और ठीक से लड़ो, और इसको, ये जो तुमने काउंटर ऑफेंसिव किया है, इसको कामयाब करो, मिलेगा तुम्हें। मतलब ये कि अभी चलाए रखो। मीनवाइल एक बात बहुत ज्यादा फैल रही है। ये मैंने कहीं एक एक अरब स्कॉलर को कहीं पढ़ा, तो आज मैं अखबार में देख रहा हूं, न्यूज में देख रहा हूं। वो क्या है? वो ये है कि किसी तरीके से वॉर्सो, यानी पोलैंड को मरकज बनाया जाए एक वाइडर ऑपरेशन का। क्या मतलब है इसका? अगर आपको याद हो, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, मैं आपकी जो बातें हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं जी वही जी जरा सा ये आपका वक्त लेके वहां पहुंचता हूं। जी 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 अगर आपको याद हो तो जॉर्ज बुश के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, वो तफरीका करते थे न्यू यूरोप और ओल्ड यूरोप। ओल्ड यूरोप क्या हुआ? यानी जो कि पुराना यूरोप है, यानी कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये पुराना यूरोप है। और न्यू यूरोप क्या है? 1990-91 में सोवियत यूनियन गिरा, तो ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक आजाद हुए, लिथुएनिया, बाल्टिक स्टेट, बाल्कन स्टेट्स, और ये उसमें सबसे ज्यादा अगुवाई उसमें ली है पोलैंड ने। ये है न्यू यूरोप। और ये अमेरिकियों के, खासकर उनके पेंटागन के दिमाग में ये एक एहसास है कि ये हमारे बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने सोवियत यूनियन को गिराया और उससे ये निकल के आए हैं, तो ये हमारे हैं। बाकी जो है वो हमारे नहीं है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब तक इनको एक एक खलफिशार में, एक आपस में डिफरेंसेस बढ़ाए जाएं। देखिए, यूरोपियन यूनियन से अमेरिका कभी खुश नहीं था ये एक मरकज बन जाए। वो यही चाहता था कि हमारे एक एक करके ये सब हमारे कंट्रोल में रहे। अगर मरकज बन जाएंगे और एक एक मुस्तहकम एक चीज हो जाएगी, तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर होगी। तो एक थिंकिंग ये है कि उस थिंकिंग का, अभी ये जो मैं अरब स्कॉलर को पढ़ रहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 1980s में, अगर आपको याद हो, तो निकारागुआ, ग्वाटेमाला, और ये लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, यहाँ रोजाना टॉर्चर और मिसिंग लोगों को मिस कर देना, उनको गायब कर देना, उनको मार देना, एक एक जबरदस्त किस्म की इंस्टेबिलिटी फैलाई गई थी, जिसका कि मरकज था हॉन्डुरस में अमेरिकन एम्बेसी। हॉन्डुरस की अमेरिकन, जो सेंट्रल अमेरिका में है एक मुल्क, वहां ये सब डायरेक्ट होते, सीआईए का सबसे बड़ा मरकज था वहां पे, वहां से ये सब डायरेक्ट होते थे। उसके एम्बेसडर थे जॉन नीग्रो पॉन्टे। बुश के जमाने में ये
ये इसके यूएन में भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और एक आध दफा इनसे मुलाकात भी हुई है। नीग्रो पोंटे साहब जो है, आपको याद हो बीच में इराक में भी एम्बेसडर बन के आए थे। जब इराक में एम्बेसडर बन के आए थे, इनके मातहती में एक थे साहब फॉरेन ऑफिस के, जॉन स्टीफन फोर्ड। ये स्टीफन फोर्ड ही नाम था ना? हाँ, स्टीफन फोर्ड। वो ये इनके साथ वहां भी काम करते थे हंडुरास में, और यहाँ भी आए थे। और यही था कि बिल्कुल सब जगह बिल्कुल डिस्टेबलाइज करके कंट्रोल करो। तो यहाँ जो है इराक में वही चारों तरफ डिस्टेबलाइज करो और कंट्रोल करो। अब ये मरकज इस हिसाब से, इनके हिसाब से ये बढ़ के आ गया है अब वारसा में। वारसा में जो सफीर हैं वो आपको मालूम है कौन है? आपने नाम सुना होगा ज़्विएग ब्रzezinski का। जी जी। ब्रzezinski बहुत ही जबरदस्त मशहूर और मारूफ थिंकर है और एडवाइजर है। जिमी कार्टर के जमाने से वो तमाम प्रेसिडेंट्स को एडवाइस करते रहे हैं। उनके साहबजादे हैं मार्क ब्रzezinski, वो है एम्बेसडर। ब्रzezinski की थिंकिंग ये थी, वो बहुत ही जबरदस्त एंटी रशियन, एंटी सोवियत, अगर याद हो ये मुजाहिदीन को तैयार करना अफगानिस्तान में, इन सब के पीछे जो ब्रह्म जो बीज था वो ब्रzezinski थे। और ये इनके साहबजादे जाहिर वही थिंकिंग है कि किसी तरीके से न्यू यूरोप को ऊपर लाओ और बाकी एक डिसरप्शन पैदा करो यूरोपियन यूनियन के अंदर, और इस तरीके से आगे बढ़ो। अगुवाई में ये जो है ज़ेलेंस्की, ये तो नहीं चल पा रहे। अब तैयार किया जा रहा है। अब उसमें पेच है। पेच ये है कि पोलैंड नेटो का हिस्सा है। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी अगर इनको अटैक किया तो फिर सब आ जाएंगे। ये उनका एक प्रिंसिपल है। और अगर इधर से अगुवाई हो तो क्या होगा? जाहिर है कि भाई रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन होगा तो फिर सब मिल जाएंगे। तो फिर इसका मतलब यह है कि अब कहीं क्या किसी बड़ी जंगे अजीम की तरफ ये सिचुएशन जा रही है कि नहीं? इसमें तुर्की का बहुत अजीब रोल है। अब देखिए कि बहुत बड़ा काम है कि जिन्होंने मिल के कि भाई गल्ला अगर दुनिया से उठ जाएगा तो लोग भूखे मरेंगे। कहीं डबल रोटी नहीं मिलेगी, कहीं ब्रेड नहीं मिलेगा, कहीं आटा नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगी दुनिया? तो उन्होंने कहा कि आपने जो किया है, जिस तरह से आपने हमारा ब्रिज को अटैक किया, अरे उससे पहले तुमने अटैक किया नॉर्थ स्ट्रीम को, तो लिहाजा अब हम रिटेलिएशन में हैं और हम इस डील को रद्द करते हैं। अब गल्ला नहीं जाएगा। इसमें तुर्की की भी दिलचस्पी है। वो क्यों? देखिए, तुर्की रूस के खिलाफ भी नहीं जाएगा और रूस को डोमिनेंट पावर भी वहां नहीं होने देगा। उसको ये सूट नहीं करता, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन को लेता हुआ एक डोमिनेंट पावर बन जाए तो जो ब्लैक सी है वो एक रशियन लेक हो जाएगा। और ब्लैक सी में ये भी निर्भर है। तो ब्लैक सी पे इनका यानी इनकी चौधराहट बिल्कुल न खत्म हो। लिहाजा ये चाहते हैं कि किसी तरह से घेरे में डाले रखो और जीतने भी न दो और हारने भी न दो। उससे इनकी अहमियत बढ़ेगी। अच्छा, ये बहुत ही होशियार, देखिए, दोगला पॉलिटिशियन बहुत उसकी चालाकी बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है। ये उठ के आए हैं एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी इजराइल, ये इनका प्लेटफॉर्म है। कैसे? अगर आपको याद हो 2003 में जब ये जीते हैं
तो ये कैसे आए थे? कौन? एर्दोगान साहब। ये था कि वेस्टर्न अमेरिकन फौजें जो है वो इराक के थ्रू, नॉर्दर्न इसके थ्रू इराक में दाखिल हों, तुर्की के थ्रू। इन्होंने कहा साहब ये मैं नहीं होने दूंगा, ये आप हमारे यहाँ के पार्लियामेंट साहब क्लियर करेगी। इसने मना कर दिया। अच्छा, उससे इसका रुतबा, ये एक ट्रिक है जो लोग लोग अब सीख गए कि भाई मुस्लिम ममालिक में जहां लोग मैटर करते हैं, जहां लोग मैटर नहीं करते, यानी आपकी जैसे जीसीसी की चेयरडम्स हैं, वहां पीपल का कोई मकसद ही नहीं है। वहां तो एक फरमान जारी होता है, वही चलता है। लेकिन जहां लोग मुलविस हैं, लोग जहां, वहां एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली सेंटिमेंट है। उसको आप स्टोक करेंगे तो आपको इलेक्टोरल और पॉलिटिकल फायदे मिलेंगे। इन्होंने हजरत ने यही किया इस इलेक्शन में भी। अगर लेकिन नकवी अब क्योंकि साहब, जीत गए हैं। हाँ नकवी साहब, आगे बढ़ने से पहले दो एक चीजें मैं थोड़ा सा नतीजे के तौर पर भी मैं समझना चाह रहा हूं और आगे आपसे मालूम करूंगा। एक तो ये कि आपने बताया कि अमेरिका ईयू को एक साथ, यानी यूरोपियन मुल्कों को एक साथ ताकत के तौर पर नहीं देखना चाहता। अब तक जी, दुनिया भर में जो एक इमेज रही है, वो अलायंस, जो नेटो के जरिए जो एक इमेज बनी, वो अमेरिका और यूरोपियन मुल्क सारे एक साथ हैं और अमेरिका के नजदीक तरीन एलाइज यूरोपियन मुल्क। लेकिन अमेरिका अंदर से ये नहीं चाहता कि यूरोपियन मुल्क एक साथ इकट्ठे हों और वो मजबूत हों। अब उनमें ये जो जंग चली, इसके सबसे पहले शिकार यूरोपियन मुल्क ही हैं। इसमें जिस तरह से लंदन से खबरें आती हैं कि एक टाइम का खाना लोग स्किप कर रहे हैं, या दूसरे मुल्कों से बिजली की कमी है, तो यूरोपियन मुल्कों को झटका तो लगा। अब दूसरी तरफ आपने तुर्की के प्रेसिडेंट के बारे में भी बताया कि वो भी एक तरह से ना तो रूस को जीतने देना चाहते, ना हारने देना चाहते। तो तकरीबन यही सिमिलर पॉलिसी अमेरिका की भी यही और तुर्की की भी यही। तो ये फिर एक तरह से एक ही मकसद के लिए दोनों, यानी अंकारा और वॉशिंगटन एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या मैं सही समझा हूं? इनका मकसद एक मरकज पे जाके एक हो जाता है, जी जी ये जी मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिसी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। जी जी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमें दिखा क्या रहे, आप जी किधर हमें लेके जा रहे हैं। और क्या है, एक थिंकिंग ये थी ब्रिजेंस्की की खास करके कि यूरोप को अगर मजबूत करना चाहते हो तो रूस का भूत तैयार रहने दो। उस उस बड़े खतरे को लेके ये मिल जाएंगे, इस बड़े खतरे को लेके इनको मिलने दो और इनके अंदर फिशार भी पैदा करो। तो यानी धीरे धीरे ये एक दूसरे के न्यू यूरोप, ओल्ड यूरोप, ईस्ट वेस्ट, तो ये तो ये तो, साउथ। तो ये तो नकवी साहब, तकरीबन माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, तकरीबन यही जी जी, पॉलिसी, बिल्कुल जरूरी है। तकरीबन यही पॉलिसी के रूस का भूत इनके सर पर रहे, ये मुत्तहिद रहे। तकरीबन बिल्कुल यही ऐसा लग रहा है कि ईरान का भूत न्यूक्लियर बम का इन जीसीसी मुल्कों पर एक लंबे अरसे तक जारी रहा। ये बिल्कुल वही, तकरीबन एक ही स्ट्रेटेजी है। वही थिंकिंग है। तो अब इस थिंकिंग में अब जो ये तुर्की की विजिट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की, ये कहां फिट बैठ रही है, इसमें क्या है? मैं जरा थोड़ा जल्दी आना चाहता हूं उस पर। इसमें ये फिट यहां बैठ रही है कि आपने जनीन के रेफ्यूजी कैंप में जो कयामत आई है, जो कहर और गारतगरी वहां है, और जिसको कि बचाने के लिए, कैन यू बिलीव इट, कि एक पहले तो आप 20,000 फौजियां आपने अंदर डाल दी इसराइल ने, और तमाम हेलीकॉप्टर्स और ये वो, उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि इससे काम नहीं बनेगा तो निकले। फिर आपने हाथ मिलाया महमूद अब्बास, फिर कहा अब तुम चलो अंदर। तो यानी महमूद अब्बास वो काम कर रहे हैं जो कि इसराइल नहीं कर पाया। जी जी। और जब ये कैसे और कैसे किस तरह से गए, हेलीकॉप्टर किसका है? जॉर्डन जॉर्डन का हेलीकॉप्टर जॉर्डन का। इस्तेमाल। सिक्योरिटी किसकी है?
इसराइली इजराइल की। इजराइल। और आप हैं कौन? जी जी। आप हैं पैलेस्टीनियन, वो जो कि मारे जा रहे हैं लोग, उनके लीडर बने घूम रहे हैं आप दुनिया में। अब इस वक्त ये जाएंगे यहाँ इसराइल, ये तुर्की, अंकारा। हाँ। अंकारा में इनको इनको समझाया जाएगा कि भाई कुछ ऐसा करो। देखिए, अंकारा वालों के थोड़े से लिंक्स हमास के अंदर भी हैं, हम्म, हम्म, तो ये ही हो सकता है कि भाई कुछ उनके भी हाथ पकड़ो, मिलो, तब कहीं जाके कोई खेल बनेगा। और जब इनसे मिलेंगे नेतान्याहू से, तो यही कहेंगे कि साहब हम जब तक कि ये दो फोर्सेस वहां की मिलेंगी नहीं, वहां पे पीस नहीं आ सकती। और मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए महमूद अब्बास यहाँ आ गए और उनसे मेरे ताल्लुकात हैं कि आप जानते हैं। तो ये एक कुछ इस किस्म की। दूसरे, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे सिर्फ ईरान की छवि, ईरान, हसन नसरुल्लाह, इनकी जो पहले इमेज थी वो और दोबाला हो गई है। तो ये चाहते हैं। अब देखिए खेल क्या है तुर्की का, वो पुतिन को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता, कम करना चाहता है। अयातुल्लाह खामेनी को भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता है, कम करना चाहता है। उसका काम यह है कि मेरी गुंजाइश बनी रहे। ये लोग अगर बहुत आगे बढ़ गए तो फिर मेरा रोल क्या है? इसीलिए अभी दौड़ के सऊदी अरेबिया भी गया है। अच्छा, फिर उसकी जरूरत है इक्तिसादी की। इकॉनमी इतनी बुरी है कि अगर वो पैतरे बदल के और थोड़ा सा झूठ मूठ के लिए या सचमुच के लिए अमेरिकन को खुश नहीं करेगा, तो आईएमएफ से जो लोन इनको मिलना है वो मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। वर्ल्ड बैंक से इनका रिश्ता जो है वो, उसको भी तो मजबूत करना है। यानी 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 चौधराहट करते रहो और अपने नहीं, मुल्क नहीं, नहीं, मतलब ये क्या बका। देखिए, हाँ, इसमें कहते हैं एक डांस होता है पिरुएट, वो अपने टोस के ऊपर खड़ा होके आदमी नाचता है। वो बड़ा बड़ा स्किलफुल डांस है, ये वो कर रहे हैं। ये जी जी। पिरुएट कर रहे हैं कि हर तरफ कि तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे। इसमें अगर आदमी जब गिरता है तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती जी जी जी। तो ये रीढ़ की हड्डी टूटने के इम्कान, बहरहाल चूंकि सियासत में बड़े अजीब जाल है। पेच खुदा हो। न करे ऐसा हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ। यूरोप आप बहुत गए हैं, जाते रहे हैं। ये जो कुरान के डिसिक्रेशन वाला मामला बार बार हो रहा है स्वीडन में, और बाकायदा वो पुलिस की इजाजत लेता है प्रोटेस्ट करने वाला, और ये बताता है कि मैं कुरान जलाऊंगा, मैं इराक के झंडे को भी जलाऊंगा और मुझे इजाजत चाहिए। वहां वो इजहार राय की आजादी के नाम से वो इजाजत भी मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया भर में बदनामी होती है या नुकसान होता है, डिप्लोमेटिक नुकसान भी तो है। और स्वीडन को तो वैसे भी नेटो में शामिल होने का भी एक एक उसकी दरखास्त पेंडिंग है। ऐसे वक्त में ये सब क्यों बार बार हो रहा है? कि इसमें प्रोवोकेशन कितना करके क्या नतीजा हासिल करना चाहते देखिए, 8वीं सदी में आपकी जो मस्जिद कर्दोबा थी, कर्दोबा में, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बड़ी मार्कतुल आरा नज़्म भी लिखी, वो दुनिया की अजीम तरीन मस्जिदों में से एक थी, है, अभी है। अब उसके अंदर उन्होंने गिरजा बना दिया है बीच में। अब इसको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए? ये तो बिल्कुल एक स्टेबल अंदलूसिया में मुसलमानों की हुकूमत 800 साल रही है, इनको डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए? तो वहां पे दी मंक्स ऑफ कॉर्डोबा ये किस्सा बना। वो क्या था कि मस्जिद कर्दोबा के सामने जाओ, रसूल अकरम को बुरा भला कहो, तबर्रा किस्म का। हैं? हाँ। और उसके बाद देखो, हुकूमत जब, उनकी कहना यह था कि दिस मूवमेंट रिक्वायर्स मार्टर्स, यानी जब तक वो रिटेलिएट नहीं करेंगे और हमारे यहाँ मार्टर्स नहीं बनेंगे, ये पूरा मूवमेंट पिकअप नहीं करेगा। शुरू शुरू में हुकूमत ने इसको इग्नोर किया कि
ये आके प्रोवोक करता है, इसका काम यही है। इसको किसी ने कह रखा है, एक नहीं कई थे, वो आके अपना कुछ बुरा भला कह के रसूल को और प्रोवोक करते थे, उसको उन्होंने, हुकूमत ने बहुत जानबूझ के इग्नोर किया। जब तक इग्नोर करते रहे तब तक ये आग भड़की नहीं, लेकिन जब रिटेलिएट कर दिया तो आग भड़क गई। ये एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल है कि फर्ज कीजिए कि आपको और आपके घर वालों को भड़काने के लिए, आपको और आपके घर वालों को भड़काने के लिए, आपके मोहल्ले को भड़काने के लिए, ये जमा मस्जिद के इलाके में लोगों को भड़काने के लिए कोई ये हरकत कर रहा है, तो इसके ये सोचने की बात है कि या तो ये है कि एकदम से आतिशबाजी पे उतर आओ और जाके उनसे बदला लो, या फिर यह है कि ये कोई पागल आदमी है, ये पागलपने की बात कर रहा है, इसको करने दो, उसको नजरअंदाज कर दो, मुंह उधर फेर लो। हजरत अली का किस्सा एक है, आप तो जानते होंगे। जी जी जी। तो उसने अपने आप को बरहना कर दिया जब बिल्कुल तलवार उठ गई थी, आपने लाहौर पर करके अपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो ये एक मसला, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये मसला है कि आपको जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए इस वक्त क्या हुआ है। इस वक्त दुनिया में हालत ये है कि जो 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई दुश्मन, रूस जो है उसको ये लोग गिराना चाह रहे थे, वो नहीं गिर रहा है। चीन की छवि और ऊपर होती जा रही है। अब ये री इन्वेंट कर रहे हैं इस्लामोफोबिया को, कि इस्लामो, और उसमें जहां रिएक्शन हुआ, वो क्या हेब्डो, वो जो कार्टूनिस्ट था वहां का पेरिस में, वो यही था। और जनाब साहब, आपको अगर याद हो तो जनाब दुनिया भर के लीडर उसमें नेतन्याहू आगे आगे और बाकायदा कमर से कमर हाथ से हाथ मिला के एक पूरे शाज़लीज़े पे मार्च कर रहे हैं, एक कयामत। तो ये इनका मकसद ये है। अच्छा, अब इस क्या मकसद को कैसे फॉल किया जाए। अब मैं थोड़ा सा और नजदीक आना चाहता हूं अपने आसपास के भी माहौल से। ये जो प्रोवोक करके कुछ हासिल करने की कोशिश होती है, तकरीबन उसी तरह के हालात हमारे यहाँ भारत में भी बहुत से हमारे आसपास जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या ये उस जहनियत की, ज़ायनिज्म या आरएसएस या बीजेपी या इस किस्म की जितने भी राइट विंगर्स दुनिया भर में हैं, तो क्या वो मुसलमानों को, एक तो ये कि पहले उन्हें रिएक्शनरी एक तरह से बना दिया अपनी मीडिया कवरेज से, मुख्तलिफ हरकतों से, अब उस रिएक्शनरी होने का फायदा कि हमें शहीदों की जरूरत है, ये हम भड़काएं, ये हमें मारें और हम फिर शहीदों के नाम पर अपनी मूवमेंट चलाते रहें। तो क्या ये एक सेट पैटर्न है दुनिया भर में इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ? आसान है, इसको ये समझते हैं कि एक एक ये वाला जो टारगेट है, वो टारगेट अभी खत्म हो गया है। अब देखिए, इस्लामोफोबिया दुनिया में नहीं है, इस वक्त पुतिन फोबिया है और सीनोफोबिया है, समझे। ये कहीं ये पैदा करके, ऐसा तो नहीं है उधर से होकर हटाना चाह रहे हैं, सोचने की बात है, क्योंकि इसके पीछे तंजीमें बड़ी हैं, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। हुकूमतें इनको इजाजत दे रही हैं और ये फरोग दिया, और मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी एक स्कीम है। अगर ये स्कीम है, टारगेट ये इसको बनाओगे, तो क्या और टारगेट्स जो हैं वो कम ना हो जाएंगे, उनकी अहमियत कम ना हो जाएगी। ये इस तरह से भी तो सोचना चाहिए। लिहाजा ये इतना आसान काम नहीं कि आपको इन्होंने कुरान जला दिया और आपको गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे जो स्कीम है उसको समझिए। ये यूक्रेन रूस वाला जो मामला है, गेहूं का मामला, अभी इस वक्त आपको क्या लगता है पुतिन का माइंडसेट क्या है, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, इसके बदले में ये लोग चाह रहे हैं, देखिए सब के सब ये है कि इनको किसी तरह से ब्लैक सी से इनकी डोमिनेंस को कम करो।
तो इस दूसरा रास्ता भी एक है रोमानिया के जरिए, उसकी बात हो रही है कि वहां से ग्रेन बाहर भेजा जाए। तो बात हो रही है, ये ये सब फोकस कर रहा है उसी जंग पे जो कि यूक्रेन की है, जिसको कि ये कह रहे थे कि ये 4 दिन में हम जीत लेंगे और ये घुटनों पे आ जाएगा, वो आ नहीं रहा है। लेकिन ये जंग अब खतरनाक रुख ले रही है, क्योंकि है ये कि न ये हारना चाहते हैं न वो हारना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पुतिन जीते, और पुतिन नहीं चाहता कि ये जीते। इनकी जीत का मतलब ये पुतिन के लिए तो बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल है, यानी उसका मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप तो उसके मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं, ये आपने साफ कह दिया है। आपके लीडर ये कह चुके हैं कि उसको असैसिनेट करो। तो इस लेवल पे आपकी हेट्रेड है। वहां ऐसा तो नहीं है, ये है कि हम लड़ाई हो, जंग हो रही है, अब वो जंग को कितना कहां तक फैलाएं। लेकिन उसमें पेच यही आने वाला है कि अगर ये वार्सा को मरकज बनाया तो वार्सा तो नेटो मुल्क है, और नेटो के अंदर ये है कि अगर एक पे उसका जो चैप्टर 5 है वो ये कहता है कि अगर एक पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। ये कहीं इस तरफ जंग अगर जा रही है तो ये बहुत खतरनाक बात। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही मसरूफ वक्त में से आप टाइम हमें देते हैं और ख़ास तौर पर अहमियत देते हैं, और हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ ना बोलते हुए यहीं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।